बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वबा के खिलाफ हालत जंग में है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी जमातें एक दूसरे को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार दे रही हैं। खासतौर पर बात करें अगर हम हुकूमत और पीपल्स पार्टी की, तो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। The government of Pakistan has let down every province of Pakistan. हर सुबह को वफाकी हुकूमत की नाअहली नालायकी की वजह से नुकसान पहुंचाया है। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना ₹1 मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें ₹1 मिला है मईशत को संभालने के। हमारा वजीर आज़म इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है और रात में कोई और बयान देता है। ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया? लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया, तो क्या ये वो एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे मुसल्लत किया? कौन हमारा वजीर आज़म को समझाएगा कि वो अब कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आज़म है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो। वजीर तो बिलावल भुट्टो जरदारी के इन तहफ़्फ़ुज़ात और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बनी कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा, वो क्या कह रहे हैं आप देखिए। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। अगर एलीट के हालात अच्छे हैं तो वो सोचा ही नहीं कि आम आदमी के हालात कैसे हैं। और कभी भी एक अमीरों का जजीरा जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हबीब साहब, इससे पहले हमने देखा निचली सतह पर वज़रा जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते थे, वफाक के हों या फिर सिंध के हों, लेकिन अब इमरान खान का कल का बयान और आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब हमें शदीद हम आहंगी की ज़रूरत है, उस वक्त हम कोरोना की सिचुएशन को सियासत की नज़र क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो बात पहले आप समझ लीजिए कि ये जो दोनों सूरत हाल है, ये दोनों इसके इक्वली इसके ज़िम्मेदार है। बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदरजा उला इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो विफाक में है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तो लिहाजा सबसे बड़ी पार्टी हो, विफाक में हुक्मरान हो, तो उसको सूबे के बारे में बात करते हुए और उसके लोगों को और वज़रा को बात करते हुए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए, और बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह फिर उंगलियां उनके ऊपर भी उठती हैं। दूसरी बात, जहां तक कोरोना पर विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो उमर रुबाब, मैं पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूं कि इमरान खान साहब सूरत हाल का दुरुस्त एनालिसिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जहां तक कोरोना का मामला है। कोरोना में आप पाबंदियां लगा दें, आप लॉकडाउन कर लें, उस लॉकडाउन के बाद क्या आप कुछ कर सकते हैं? सूरत हाल ये है कि आपके पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप लोगों को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिठा दें। एक दो दिन के लिए आप नहीं बिठा सकते, चाहे जाए कि आप महीनों की बात करें। और फिर आप ये सोचें, देखिए वो उस तरह फिजिकल स्पेस ये इतनी सी मिली है कि थोड़ा बहुत काम हो सकता है, इतनी नहीं मिली कि आप लोगों को कहें कि जनाब लॉकडाउन है और आप घर बैठ जाएं। मेरा ख्याल ये है कि अब तो हुकूमत को, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सूबाई हुकूमत जो सिंध की है, उनके ख्याल में लॉकडाउन के सिवा मसला हल नहीं हो सकता कोरोना का। ऑन द अदर हैंड, जो इमरान खान है, वफाकी हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, इमरान खान का यह मौक़िफ़ है कि आप एहतियात के साथ चलें और कोरोना के साथ जिंदा रहना सीखें। जैसे कि फ्रांस के जो हुक्मरान है वो भी बात कर रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन, पूरी दुनिया के हुक्मरान बात करें, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात बहुत पहले से कह रहा है। लेकिन आपकी जो विफाकी हुकूमत है, उसके अंदर जाहिर है विफाकी हुकूमत को साथ लेकर चलना जिम्मेदारी है वजीर आज़म की। बिल्कुल। तो विफाकी काबीना के अंदर ऐसे अनासिर की अक्सरियत है जो ये समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, और फिर विफाकी हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है और हमारे जो पावर सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी ये अप्रोच आज से कुछ दिन पहले, जब
कोरोना आया तो वहां पर इमीडिएटली ये वेव आई कि जनाब सब कुछ बंद कर दो, तो लिहाजा उस वक्त आपने नी जर्क रिएक्शन में बहुत कुछ बंद कर दिया। सही। अब सूरत हाल आपने जितनी एनालिसिस किए थे वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह गलत निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि एक मौका था कि पंजाब में सोचा जा रहा था कि 1 लाख मरीज होंगे यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो अब आप फर्स्ट मई तक 50,000 तक नंबर, फर्स्ट मई तक फिर 50,000 का नंबर आ गया था, तो लिहाजा अब आपके सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। अब यहां से आपको आगे जाना है, एसओपीज बनाने हैं कि जनाब जहां भी दुकान पे जाएंगे तो आप मास्क पहनेंगे, आप दस्ताने पहनेंगे, और इसी तरह दुकानदार भी अरेंजमेंट करेगा कि दुकान में कोई ऐसा शख्स ना आने पाए जिसने मास्क ना पहना हो, जिसने दस्ताने ना पहन रखे। तो लिहाजा अब आपका वे फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी समहाउ पता नहीं क्यों ही इज नॉट पुटिंग हिज फुट डाउन। उनको फैसला करना चाहिए, उनका मौकिफ दुरुस्त है, उन्हें अपने इस मौकिफ को मनवाना चाहिए अपनी काबीना से भी, वफाकी हुकूमत से भी, बिल्कुल, और सूबों को भी इस बात पे कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब असद उमर साहब ऐलान करेंगे कि 9 तारीख तक हमने एक्सटेंड कर दिया है, और वजीर आजम बाद में एक तकरीब में कहेंगे कि ये इलीट कैप्चर है और ये इलीट का लॉकडाउन है, तो फिर जो आपको लगेगा, और ऐसा लगता है कि जनाब जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो लास्टली के प्राइम मिनिस्टर साहब आगे आए और अपने आप को, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर समझें और कहें कि जनाब मेरी हुकूमत जहां जहां पर है मैं वहां पे इन एसओपीज के तहत मैं लॉकडाउन को खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल, ये दुरुस्त हो गया। वजीर आजम इमरान खान जो बात कर रहे हैं लॉकडाउन को नरम करने की, जाहिर है हमने अपने मजदूर तबके को भी देखना है। फिर हबीब साहब ने बात की कि वजीर आजम ने जो फैसला किया, बड़ा अहम नुक्ता उठाया, वो फैसला तो आपने कर लिया, उसको मनवाना भी तो है। क्या आप डंडे के जोर पे मनवाएंगे या सारी जमातों को हबीब साहब एक जगह पर लेकर मिलकर बैठेंगे? कैसे बैठेंगे अगर इसी तरह से एक दूसरे पर हमले करते हैं? देखिए, कौमों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात आते हैं। कुछ औकात के अंदर कौमें जो हैं वो लोगों को कायदे पढ़ाने के लिए सब इकट्ठे नहीं बैठते और एक दूसरे के साथ रियाज नहीं करते, बस फैसले होते हैं और काम होता है। और ये कोरोना का वक्त ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब अब एक डगर उठाएं, एक डंडे के साथ अपनी वो बुचकड़ी बांधें और पहले पैदल चल पड़े बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मनाने के लिए, फिर चल पड़े शहबाज शरीफ साहब को मनाने के लिए। ये ऐसा वक्त नहीं है। दुनिया की किसी मुल्क के अंदर ये नहीं हो रहा। मुझे एक मुल्क बताएं पूरी दुनिया के अंदर 193 ममालिक में से एक मुल्क बताएं जिसमें मुल्क का सरबरा बाकी चीजें छोड़ के साथ ही साथ लोग अपने सियासी मुखालिफिन को कन्विंस करने के ऊपर भी वक्त लगा रहा हो। कोई एक मुल्क मुझे बता दें, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। इंसान की तारीख में जब जब भी इस तरह की वबा फैली है या जब जब भी इस तरह की इमरजेंसीज आई हैं, तो किसी मुल्क का लीडर ये काम नहीं करता। ये उसके वक्त के लिए इसका ज़िया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, अभी हम उस पर 1 मिनट की बात करता हूं आपकी इजाजत से। लेकिन जो हबीब साहब ने बात की, सारी दुनिया में 2 किस्म के मॉडल्स हैं। कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि हमें कंप्लीटली लॉकडाउन कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें ममालिक को खोल देना चाहिए। जैसे अमेरिका के सदर का ख्याल है कि मुल्क खोल देना चाहिए, दीगर बहुत से लोगों का ख्याल है कि मुल्क खोल देना चाहिए। इमरान खान साहब ने पहले दिन से, जब मैं, हबीब साहब, दीगर बहुत से लोग कह रहे थे बंद कर दो, मैं तो खास तौर पे इसी प्रोग्राम पे कह रहा था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मुल्क कैसे बंद नहीं करूंगा। उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे थे कि आप मुल्क बंद कर दें, उन्होंने कहा मैं मुल्क बंद नहीं करूंगा। जब लोगों ने कहा कि मुल्क ना बंद करें और बिल्कुल सब कुछ खोल दें और कुछ भी नहीं हो रहा और ये तो वैसी एक कंस्पिरेसी है और इजराइल के लोगों ने बनाई है और ये है वो है, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, कुछ चीजें बंद होनी चाहिए। उनकी पहले दिन से कंसिस्टेंसी थी कि कुछ चीजें बंद होनी चाहिए, लेकिन हमें अपना इकोनॉमिक पहिया खासतौर पे उन सेक्टर्स का जो कि गरीबों से जिसका ताल्लुक है उसको खुला रखना चाहिए। इस पॉलिसी में पहले दिन से आज तक उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर कोई कमी नहीं आई। वो हम सब डिसएग्री करते रहे हैं लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी नहीं खत्म। ये तो एक मामला हो गया। दूसरी बात ये कि इस वक्त इस मुल्क में किसी को, मैं हबीब साहब क्योंकि सियासत के तालिब इल्म भी हैं, मैं पूछना चाहता हूं, किसी को ये फिक्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या ख्याल है, वो आजकल क्या सोच रहे हैं? किसी का ये इशू है? किसी इदारे का, किसी बंदे का, किसी रियासत के फर्द का ये इशू है कि बिलावल जरदारी साहब के, मैं नहीं, और एक सेकंड मैं गुजारिश करूं,
جب سیاست کے اندر تنقید کرنے کی وجہ ہوتی ہے تو سیاستدان تنقید کرتے ہیں. ابھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تنقید سن لیں, کنٹینر سے اتر آؤ, کنٹینر پہ چڑھ جاؤ, نہیں تمہیں کون بتائے گا. بھائی یہ تو وہی تنقید ہے جو آج سے پہلے بھی ہوتی ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے کرونا ہینڈلنگ کے اوپر کوئی تنقید نہیں. یہ بات کرنی کہ وفاق نے پیسے نہیں دیے یا وفاق کو پیسے زیادہ دینے چاہیے تھے, وفاق کہتا ہے جو ہم نے پیسے دیے وہ آپ نے لگائے کدھر ہیں, ہم نے جو وینٹیلیٹرز بھیجے تھے آج تک کدھر لگے ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹوٹل تنقید عمران خان صاحب کی کنٹینر پہ چڑھ جو کنٹینر سے اتر آؤ ہے, تو یہ تو وہی ہے جو پچھلے 2 سال سے آپ بات کر رہے ہیں. سر کرونا پہ آپ کی کیا تنقید ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی ضرورت ہے ہمیں ایک طرف جھکی ہوئی اوپینین ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بریک کی جانے پڑنا ہے. جی بریک کی طرف چلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کسی ایک طرف آ جائیں, یا تو آپ اور آپ کی حکومت کھل کے کہے کہ لاک ڈاؤن ان ایس او پیز کے درمیان ہے اور یہ اس کا فریم ورک ہے, اس کے ساتھ ایس او پیز یہ کریں گے. بصورت دیگر آپ کی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, آپ خود کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کورونا کو لے کر جو سیاست ہو رہی ہے اس پر تو بات ہو گئی, لیکن پنجاب نے کہا تھا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو ہم بڑھائیں گے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کیپیسٹی کم کیوں ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے. 17,439 یہ تعداد ہو گئی ہے. اگر مرنے والوں کی بات کریں تو 391 افراد جو ہیں وہ جو ہے ان کی اموات ہوئی ہیں. اسی پر بات کریں گے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیوں کم ہو رہی ہے. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. یاسمین راشد صاحبہ, آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں, حکومت جو ہے, وفاق جو ہے بڑھا رہا ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو, لیکن جو 12 دنوں کے درمیان جو فگر سامنے آ رہے ہیں, سندھ کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب, ہم وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں یا پھر کمی پہ جا رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ سمجھنے کی کوشش کریے, اور 12 دن کی بات نہیں ہے, پچھلے 4 دن میں تھوڑی سی کیپیسٹی ہم نے خود کم کی. وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد جو تھی وہ زائرین کی تھی, اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ تبلیغی اجتماع کے لوگ تھے جن کے ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کیے, تو اس لیے تعداد ٹیسٹوں کی زیادہ تھی. اب ہم جو ٹیسٹ کرنے لگے ہیں, اب ہم لوگوں نے ہر بندے کی جو سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹیسٹ نہیں کرنا. دس ہیز ٹو بی ناؤ ٹیسٹنگ وچ از ٹارگیٹڈ, تاکہ ہم سچویشن کی انالیسس کریں. ہم نے پچھلے ہفتے شروع کرنا تھا, لیکن کیونکہ پچھلے ہفتے کے اندر کچھ نئے ہمیں سجیشنز آئیں جو ہمارے کولیگس ہیں جو رہتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ MIT اور ییل یونیورسٹی کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں. یہ آپ اس طرح ماڈیفائی کر کے اس طرح کی جب ٹیسٹنگ کریں گے, اس سے آپ کو سچویشن کا بہت بہتر اندازہ ہوگا. اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. سن لیجیے, بات مکمل کرنے دیجیے. آج ٹیسٹنگ کی تعداد مزید بڑھا دی گئی ہے, اور آج کے دن میں تقریباً 3,000 کے قریب ہے, اور یہ اگلے 2 دن کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے ہم نے میڈیا ہاؤسز کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو فرنٹ لائن پہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پولیس لائن کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. پولیس لائن میں, بیکاز پولیس آپ کو پتا ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. میڈیکل پروفیشنل جو ہیں ان کی ہم نے ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے. تو نمبر آف ٹیسٹ آر گوئنگ ٹو بی انکریز. اور پھر انڈسٹری کی بھی شروع کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریز کھلی رہی ہیں ہماری اس دورانیہ میں, ان میں سے کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں, تاکہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بہتر پتہ چلے. ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں. جی سعد, آپ بات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بالکل درست فرمایا, کیونکہ ہماری ایک فائنائٹ, ہماری کیا تمام دنیا کے اندر ایک فائنائٹ کیپیسٹی ہے ٹو بی ایبل ٹو ٹیسٹ پیپل, امریکہ میں بھی, دیگر لوگوں پہ بھی, ہماری بھی. تو اگر 2 لوگ آپ کے پاس, اگر کچھ لوگ آپ کے پاس, میں اور حبیب صاحب آپ کے پاس آ جائیں کہ جی ہمارا ٹیسٹ کر دیں, تو کیا کوئی کرائٹیریا ہے جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیونکہ 10,000 ٹیسٹ ہے, آج ہم نے 10,000 ٹیسٹ کرنا ہے, تو حبیب صاحب آپ لگتا ہے کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کوئی سمٹمز نہیں, لیکن ساتھ کے یہ سمٹمز ہیں یا یہ وجوہات ہیں کہ کر دیتے ہیں, کوئی کرائٹیریا ہے بیکاز آف وچ آپ یہ سفٹ کرتے ہیں جس کی بیسس پہ کہ کس کا ٹیسٹ کرنا ہے, کس کا نہیں؟ ہماری ڈائریکٹ ٹیسٹنگ بھی بہت زیادہ ہم نے کی ہے.
ये तो नहीं है कि सब हमने उन्हीं लोगों की टेस्टिंग की है जो ज़ायरीन थे या तबलीगी इज्तिमा के लोग थे। तकरीबन 50% टेस्टिंग उन लोगों की थी जो हमारे ट्रायल्स पे आते थे या हॉस्पिटल्स में आते थे, एंड देयर वर सस्पिशंस पेशेंट्स का जिनका हमें शक होता था कि इनको कोविड ना हो। अभी भी जो हमारे ट्रायल्स पे लोग आते हैं उनमें से लोगों को, वो लोग जो हमारे ख्याल में दे रिक्वायर टू बी टेस्टेड, उनको जरूर हम टेस्ट करते हैं। और ये जो हमारा सेंटर है एक्सपो वाला, इस पर हमने काफी मरीजों के टेस्ट किए हैं, और टेस्ट करने के बाद जब एक बंदा पॉजिटिव आ गया फैमिली के, तो फिर उसकी बाकायदा बाकी फैमिली के मेंबर्स का भी टेस्ट किया जाके, जस्ट टू इंश्योर कि भाई ये फैलाव ना हो इस तरह। और इसी वजह से तो हम आपके सामने एरियाज लाते हैं, जब हम कहते हैं जी हॉट एरियाज हैं, इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा है, इस इलाके के अंदर कम है, तो ये जनरल जब टेस्टिंग होती है उसी से पता चलता है। अच्छा, अब देखिए ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक और सवाल बड़ा अहम है। जिस तरह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है, डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी बताया कि 89% अभी लोकली फैल रहा है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं जिनके सिम्टम्स होने के बावजूद वो टेस्ट कराने से डरते हैं, क्योंकि कुछ खदशात का भी इजहार किया जा रहा है करंतना सेंटर्स को लेकर के वहां पर सहूलियात नाकाफी हैं। तो सेल्फ आइसोलेशन के हवाले से आपने कहा था कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है, तो अब क्या आप लोगों को सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत देंगे ताकि वो खौफ में ना आए, बिला फिक्र अपना टेस्ट कराएं और फिर अपने आप को घर के कमरे में क्वारंटाइन कर सकें? आप देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि अपने घर के कमरे में जाके क्वारंटाइन कर दें। आप उन लोगों के बारे में तो जरूर सोचिए ना, जिस एक कमरे के अंदर 10 बंदे रहते हो, जो इस कमरे के अंदर 6 बंदे रहते हो, उन्हें तो आप ये सहूलत दे सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल देखिए, इसके ऊपर कल की सुबह की हमारी जो मीटिंग रोजाना की होती है, कल की हमने सोचा है कि सेल्फ आइसोलेशन, होम क्वारंटीन पे भी कल हम डिस्कशन करेंगे टू डेवलप अ प्रॉपर SOP। लेकिन जिम्मेवाराना एटीट्यूड आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी कौम का कितना है। आप इस वक्त लोगों के फायदे की बात जब कहते हैं ना, हम सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों के तरले मिलते करते हैं कि भाई आप रिक्शे पे, अगर आप मोटर बाइक पे अपना सौदा लेने जा रहे हैं तो घर के बच्चे तो साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अभी भी आप मोटरसाइकिल पे देखेंगे 2-2, 3-3 बच्चे बिठाए हुए लोग लेके जाते हैं। आप उनको ये कहते हैं कि आप घर जाके आइसोलेट हो जाएं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो हमें सबसे बड़ा खौफ है वो ये है। लेकिन परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि एक सवालिया निशान है ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर, जिस तरह से एहतजाज आपके भी नोटिस में है करंतना सेंटर में किया गया, एक्सपो सेंटर में। देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सपो सेंटर पे हमने उन लोगों को आइसोलेट किया है जो लोग जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं या बगैर सिम्टम्स के, क्योंकि उनके सिम्टम्स कोई नहीं है। तो एक बंदा जिसको सिम्टम ना हो उसको वहाँ आइसोलेट इसलिए किया गया कि उसके बाकी खानदान वालों को हमने बचा के रखा है। अब मकसद ये है कि कोई भी बंदा जो है उसको कुछ अरसे के लिए रख के गई तो तंग पड़ जाता है। हमने हर चीज की उनके लिए सहूलत, वहाँ टेलीविजन रखवाया हुआ है, वहाँ चाय पानी का बंदोबस्त रखा हुआ है कि वो भी आप करें। अब हुकूमत कर रही है ना, और हुकूमत के साथ फिलैंथ्रोपिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत की जो हम कर सकते हैं उनके लिए करते हैं। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि एहतजाज करना तो बड़ा आसान होता है कि जी सहूलतें नहीं है। मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि इतना मुझे अफसोस होता है कि हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद अपना असद असलम, और वहाँ के लोगों ने उनसे, ये जो हमारे अभी बाहर से फ्लाइट से लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ तक उनको कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपने घर का मुलाजिम रखते हैं। उसके बावजूद वो बोले बगैर, चुप किए बगैर उन्होंने उनको। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी टीम और आप बड़ा अच्छा काम कर रही है, और इस वक्त तनकीद नहीं, बाद में इसके एनालिसिस करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहबा, अब यहाँ पर हम एक जिस मोड़ पे आए हैं वो ऐसा है कि जहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो हम कोविड-19 के डर से बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, या फिर हम दुनिया की तरह सोचें कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि हम इस मुल्क को खोलें, लोग अपने कामों पे वापस चले जाएं, और फिर आइसोलेशन के बारे में भी पॉलिसी को थोड़ा सा तब्दील किया जाए, जैसे उम्मे रुबाब कह रही थी और जैसे आप भी कह रही हैं। हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स, वो ये कहते हैं कि अगर दो अशखास ने मास्क पहन रखा हो, दस्ताने पहन रखे हों, और उसके बाद अगर वो आपस में कोई बिजनेस करें, जैसे दुकान पे जाएं या कहीं और जाएं, तो उनके दरमियान कोविड-19 का ट्रांसफर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। कहते हैं लेस देन 1%, ये बाज़ लोग कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसा SOP आप नहीं बनवा सकती हुकूमत, इस पर गौर करे कि दुकानें खोल दी जाएं, बड़े मॉल्स ना खोले जाएं?
दुकानें खोल दी जाएं, स्कूल्स बंद रखे जाएं, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर लिया जाए और इस यानी दस्तानों को, ग्लव्स को और मास्क को इंश्योर कर लिया जाए कि वो पहना जाए। जी बिल्कुल, आप हबीब अकरम साहब बहुत सही बात कर रहे हैं, पर ये मत भूलिएगा जिस ग्लव के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, फिर जब आप वापस आए तो वो ग्लव उतार के फेंक आइएगा, वरना यू विल कैरी द वायरस बैक होम। जी बिल्कुल, मतलब वो आपके हाथ को तो नहीं लगेगा, लेकिन ग्लव पे तो लग जाएगा। बिल्कुल, आप मेरी बात समझे ना, ग्लव पे लग बिल्कुल ठीक जाएगा। बात आप। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट है कि जी जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, मास्क का क्या फायदा क्या है? फायदा मास्क का ये है बिकॉज इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आप खांसे या बात करते हुए भी इंसान थूक निकलती है बाहर और छींकते वक्त भी, तो आप जब मास्क से कवर कर लेते हैं तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत हद तक प्रोटेक्ट होती है। ये बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि अगर सब लोग मास्क पहनना शुरू हो जाएं तो बहुत हद तक बचत हो सकती है। लेकिन बात असल में ये है कि यू कांट वेयर अ मास्क ऑल द टाइम। घर में आप किसी को आइसोलेट कर दें, अब वो क्या करेंगे, हाथ से पकड़ कभी मास्क नीचे हो रहा होता है, कभी मास्क ऊपर हो रहा होता है, तो अगर इन्फेक्शन ना ये इंडिविजुअल केस होगा डॉक्टर साहब। मैं तो बात कर रहा हूँ एक एज अ होल एसओपी। और अगर हम हेलमेट आपने देखा था, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, हमने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। हम सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, हमने सीट बेल्ट पहनना शुरू कर दी। अगर हुकूमत कोशिश करेगी तो हम मास्क और ग्लव्स भी पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही आपने फरमाया, इस पे हम कर रहे हैं काम। इंशाल्लाह कल हमारा पूरा इरादा है कि कुछ और काम जो है वो जरूर खोलेंगे। इमरान खान साहब के आप सोच नहीं सकते, और उस्मान बुज़दार साहब के यहाँ पर सबसे बड़ा ये बात है कि किसी तरीके से हम मईशत का पहिया जो है वो दोबारा चलाना शुरू कर दें। अब आके जहाँ तक देखिए ताल्लुक है क्वारंटीन का, आइसोलेशन का, बहुत सारी फ्लाइट्स बाहर से आ रही हैं। कुछ फ्लाइट्स जो थी वो बिल्कुल नेगेटिव थी, तो उनको सबको घर जाने दिया। कुछ फ्लाइट्स में एक फ्लाइट जो 200-250 बंदे की आई, उसमें 70 बंदा पॉजिटिव आ जाए तो यू हैव टू आइसोलेट देम, और ये लोगों के फायदे की बात है। और हमारी हर तरीके से कोशिश है, हर तरीके से कोशिश है कि हम लोगों को ना परेशान करें। बिल्कुल, हुकूमत हर तरीके से कोशिश कर रही है कि हुकूमत बिल्कुल भी आवाम को परेशान ना करे। देखो प्रोग्राम में अभी तो हमें ब्रेक की तरफ जाने से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का शुक्रिया। आप एक बात समझ देखिए कि एक तो ये कोरोना खुदा न खास्ता अगर किसी को हुआ है तो हुकूमत ने नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे ना इमरान खान ने लगाया है, ना उस्मान बुज़दार ने, ना मुराद अली शाह ने, ना जाम कमाल ने, ना महमूद खान ने। तो लिहाजा कोरोना अगर खुदा न खास्ता लग गया है तो आपको हुकूमत के क्वारंटीना सेंटर में जाना पड़ा है, तो फिर आप समझिए कि आप बीमार हैं और पॉलिसी और फिर पॉलिसी फॉलो करें जो सबके लिए है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके घर वाले, आपके दोस्त भी इससे ठीक है। अभी सब लोगों को सिर्फ एतराज सहूलियात ना होने की का ही था, इसी वजह से एहतजाज भी किया गया। बहरहाल अभी आगे बढ़ेंगे और फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी की गई है उस पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम को कुछ रिलीफ मिला है, पेट्रोलियम की मसनूआत में 30 रुपए तक कमी हुई है। इस तरह पेट्रोल भी 15 रुपए कुछ पैसे सस्ता हुआ, इसी पर बात करेंगे। अभी साहब, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, लेकिन अब शहबाज शरीफ और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो रिलीफ ज़्यादा बनता था। वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान पहले करते थे। देखिए बात यह है कि इमरान खान को फिर उनके दिए हुए स्टैंडर्ड पे ही नापना पड़ेगा ना, और वही जो स्टैंडर्ड हमें बताया करते थे कि महंगाई हो जाए तो कौन हुकूमत चोर होती है, डॉलर की कदर बढ़ जाए तो हुकूमत चोर होती है, और पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो हुकूमत डाका डाल रही है। ठीक है, तो अब अगर ये डाका है जैसे पहली हुकूमतें डाका डाला करती थी, तो आज ये हुकूमत डाका डाल रही है, तो पहली हुकूमतों के डाके तो इमरान खान साहब बताते थे, तो इस हुकूमत का डाका इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि 15% हुकूमत ने कीमत कम की है पेट्रोल की, और आपके जहन में ये होना चाहिए कि 14.5% टैक्स बढ़ा दिए। यानी गोया आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पेट्रोल के ऊपर, यानी सिर्फ पेट्रोल के ऊपर अगर आप देखें तो पेट्रोल जो आप मेरी गाड़ी और मोटरसाइकिल में डलवाते हैं तो उसमें पहले हम ये दे रहे थे 34 रुपए, माफ कीजिएगा 31 रुपए 19 पैसे टैक्स, और अब हम दे रहे हैं 35 रुपए 61 पैसे टैक्स। अच्छा। तो गोया
ٹیکس جو ہے آپ کا یعنی پی ڈی ایل جو ہے اس میں خاص طور پر اس میں اضافہ ہوا ہے کہ جو 17 روپے 16 پیسے تھا 25 مارچ کو، آج وہ 23 روپے 76 پیسے پی ڈی ایل کر دیا ہے. اچھا، جو اس کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو آپ پیٹرولیم ڈاکا لیوی بھی کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے صورتحال کہ اگر یہ لیوی نہ بڑھایا جاتا تو آج آپ کے پیٹرول کی قیمت مزید 4.5 روپے کم ہو جاتی تھی. اچھا، اور اس وقت بھی حکومتی اعداد و شمار کے مطابق آپ کی اور میری جیبوں سے جو پیسے نکلوائے جا رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں، اور جتنے کا پیٹرول ہے دراصل اتنا ہی ٹیکس ہے، بلکہ ٹیکس تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. جتنے پیٹرول کی پرائس ہے تو اس سے بھی زیادہ ٹیکس اس وقت اس سے زیادہ ہے. اچھا، یعنی ہم تقریباً گورنمنٹ کے مطابق تقریباً 35 روپے فی لیٹر ہمیں پیٹرول پڑ رہا ہے، اور ہم آپ کے سامنے ہیں کہ ہم 45 روپے تقریباً اس کے اوپر 45 روپے سے کچھ زیادہ مختلف مدات میں، اس میں سے 6 روپے آپ نکال لیں، باقی سارے کے سارے حکومت کے ٹیکسز ہیں. تو یہ ہے وہ ڈاکا جو 2013 سے لے کے 2018 تک ہماری جیبوں پہ پڑتا تھا. آج کل اس کو ڈاکا نہیں کہا جاتا، آج کل اس کو کچھ اور کہہ لیں، کیونکہ ہم پہلے تو دور ظلمت میں زندہ تھے، تاریکیوں کے دور میں رہ رہے تھے. تو اب ہم چونکہ روشنی میں آگے ہیں، تو پہلے ہماری جیب کاٹی جاتی تھی، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. اب ہمارے سامنے دیدہ دلیری سے ہماری جیب کاٹ لی جاتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کو چوری کہہ لیں، اس کو ڈاکا کہہ لیں. یہ نیا پاکستان ہے، یہ نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان میں جو ہے وہ نیا رول ہے، جتنا آپ نے پیٹرول سستا کیا اس سے زیادہ میں ٹیکس بڑھا دیا. وہ جو ہم تھوڑا ریلیف سوچ رہے تھے، مطلب وہ بھی عوام کو اب نہیں ملا. دیکھیے، سب سے پہلے تو حبیب صاحب کی لفاظی اور حبیب صاحب کے حسن بیان کو میں سراہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس چیز کو حبیب صاحب آج چوری کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بات مانتے ہوئے جب ہو رہی تھی اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے. اس وقت حبیب صاحب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں. آج شکر ہے کہ حبیب صاحب کو یاد آ گیا کہ آج بھی وہ چوری ہے اور اس وقت بھی وہ چوری تھی. تو اگر ماضی میں بھی آپ یہ بات مان لیتے اس وقت چوری تھی، فرق صرف اتنا تو بہت اچھا ہوتا. دیکھیے، بات درست ہے، جو حبیب صاحب نے بات کی یہ بات درست ہے. پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس طرح نہ نیچے آئی جس طرح کہ باقی دنیا کے اندر آئی، نہ ہی ہمیں اس طرح کے عوام کے اندر بینیفٹس نظر آ رہے ہیں جس طرح کہ باقی دنیا کے اندر ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے بیکاز آف دی کریش آف دی آئل مارکیٹ. میرا اس میں ایک بڑا بنیادی سا خیال ہے. میرا سب سے پہلا اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ کرونا کے بعد کی دنیا کرونا سے پہلے کی دنیا جیسی نہیں ہوگی. اور یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی ہے. بہت سے ممالک جو کہ صرف تیل کی اکانومیز پہ کھڑے تھے، پتہ نہیں ان کا آنے والے وقتوں کے اندر کیا ان کا فیوچر ہوگا. ایز اے ریزلٹ تیل کی پرائسز لانگ ٹرم کے اندر کیا ہوں گی، شارٹ ٹرم میں کیا ہوں گی، کیا امریکہ کی جو شیل آئل کمپنیز ہیں کیا وہ سروائیو کر سکیں گی، نہیں کر سکیں گی. اگر بند ہو جائیں گی تو آئل کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، آئل کی پروڈکشن کم ہو جائے گی تو پرائسز کدھر جائیں گی. کرونا کے بعد کی دنیا کرونا سے پہلے کی دنیا کی طرح نہیں. دوسری بات یہ، جو معیشت کرونا سے پہلے ہے وہ بھی کرونا کے بعد کی طرح نہیں ہوگی. فار ایگزامپل، اگر آج سب لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ کرونا ختم ہو گیا تو کیا کل صبح ہم سارے جہازوں کی ٹکٹیں خرید کے تو مختلف جگہوں پہ جانا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم سارے کل اگر آج پتہ چلے کہ جی کرونا پاکستان میں ختم ہو گیا ہے تو کیا رات کی مووی کی ٹکٹ خرید کے تو 2000 بندہ ایک مووی کے تھیٹر کے اندر گھس جائے گا، یا صبح PSL کے میچز ہونے شروع ہو جائیں گے؟ کرونا کے بعد کی اکانومی بھی، اور ساری دنیا میں بائی دا وے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں، کرونا کے بعد کی کیا صبح کانسرٹ شروع ہو جائیں گے، مووی پریمیئر شروع ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا. اولمپکس ڈیلے ہو چکی ہے، بہت سی چیزیں. کرونا کے بعد کی اکانومی بھی کرونا کی طرح کی اکانومی نہیں ہے. یہ ٹائم پیریڈ جو اب سے پہلے ورلڈ وار 2 کے ٹائم پیریڈ پہ آیا تھا، اس سے پہلے اسپینش فلو کے ٹائم پیریڈ پہ آیا تھا، اس طرح کے ٹائم پیریڈز میں ممالک نے اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کیا ہے انسان کی تاریخ میں. ایسے لوگ جو IMF جاتے تھے اس طرح کے کرائسس سے پہلے، وہ ایسے کرائسس کے بعد IMF جانا انہوں نے بند کر دیا. ایسے لوگ جو کبھی IMF نہیں گئے تھے یا کبھی انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس نہیں گئے تھے، وہ اس طرح کے کرائسس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو جانا پڑا اور آج تک جا رہے ہیں. پاکستان کو اس ٹائم پیریڈ کے اوپر صرف پیٹرول کی پرائس 10%، 5%، 2 روپے، 1 روپے کے اوپر فوکس نہیں کرنا جس طرح کہ حبیب صاحب نے کہا. پاکستان کو اس ٹائم پیریڈ کے اندر، کیونکہ
ऑयल का मतलब सिर्फ ऑयल नहीं, ऑयल का मतलब पूरी इकोनॉमी है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये बातें शायद करनी पड़े, बाय द वे मैं जरूरी नहीं कि इसके साथ हूं, लेकिन शायद करनी पड़े कि इंटरनेशनल तेल की प्राइस तो कम हो गई है, लेकिन हम फिर भी टैक्स कलेक्ट करके गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम फिर भी टैक्स करके इकोनॉमी का पहिया चला रहे हैं, हम फिर भी टैक्स करके फिर भी टैक्स करके नई इकोनॉमी चला रहे हैं। हबीब साहब के लिए मैं एक वाजे करता चलूं बात कि ये जो 9.5-10 अरब रुपया गरीबों को दिया गया है, ये वो नवाज शरीफ साहब जो छोड़ गए थे उसमें से तो दिया नहीं जा सकता था। एक सेकंड, एक बात आप समझ लें, ये जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है ना, ये पीडीएल, मैं समझता हूं, मैं पहले भी इसको जायज समझता था और अब भी समझता हूं, लेकिन आप एक नाकामी किसी का ऐलान करें, वो नाकामी है अब्दुल हफीज शेख की, सही, जिसने, उसके जिम्मे था ना, उनके जिम्मे था टैक्स इकट्ठा करना। कोरोना तो अब आया है, कोरोना से पहले क्या वो टैक्स टारगेट हासिल कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। ठीक है, एफबीआर को रिस्ट्रक्चर मैंने करना था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने थे, एफबीआर ने मिस किया है। डॉक्टर ताहिर रहमान साहब को बुलाया गया था। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।